नमस्कार। हाल के हफ्तों में ईरान के इर्द गिर्द काफ़ी गहमा गहमी रही है। बड़े सैन्य हमले हुए हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, सुर्खियां इसी से भरी पड़ी हैं। आज हम इन्हीं घटनाओं को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और दूसरी रिपोर्ट्स। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर देखें कि असल में हुआ क्या, नतीजे क्या रहे और इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी हमले की, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, ये 22 जून 2025 को हुआ। और निशाना थे ईरान के मुख्य परमाणु ठिकाने, जैसे फोर्डो, नतांज, इस्फहान। ये वही जगह हैं जहां पर शक है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये हमला हुआ वो भी काफी हाईटेक था। स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। हाँ, और पनडुब्बियों से टोमाहॉक मिसाइलें दागी गईं। और वो 30,000 पाउंड वाला बंकर बस्टर बॉम्ब भी, वो तो बहुत भारी होता है। मतलब ये दिखाता है कि निशाना कितना गहरा था, शायद फोर्डो जैसी भूमिगत सुविधाओं पर। सही बात है। तो अमेरिकी सेना का क्या कहना है इस पर? नुकसान कितना हुआ है? देखिए, अमेरिकी सेना का दावा तो है कि अत्यधिक गंभीर विनाश हुआ है। और इसकी पुष्टि IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी की है। अच्छा, IAEA ने भी पुष्टि की। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि भाई नुकसान तो बस सतह ही है, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी खुफिया आकलन भी यही इशारा कर रहा है कि शायद ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीनों के लिए पीछे हटा है, कोई बहुत लंबी रोक नहीं लगी है। तो मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ कार्यक्रम? नहीं, ऐसा नहीं लगता। कुछ विश्लेषक ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या हमला सबसे जरूरी हिस्सों को निशाना बना पाया। ठीक है। इसी दौरान इजराइल भी काफी सक्रिय रहा है। हाँ, इजराइल की तरफ से भी कई ऑपरेशन हुए, सैन्य भी और गुप्त भी। वो ऑपरेशन रेड वेडिंग का जिक्र है, 12 से 14 जून के बीच। इसमें क्या हुआ था? इसमें इजरायली हमलों और मोसाद के ड्रोन ऑपरेशंस ने रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के करीब 30 जनरलों को निशाना बनाया। 30 जनरल? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और साथ ही मिसाइल बनाने और रखने की जगहों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा भी इजराइल ने हमले किए? हाँ, सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले कारखानों पर, मिसाइल डिपो पर और यहाँ तक कि तेहरान की इवेन जेल पर भी हवाई हमलों की खबरें हैं। इवेन जेल पर क्यों? उसका मकसद शायद पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन ये ईरान की अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, तो इजराइल की रणनीति अमेरिका से थोड़ी अलग दिख रही है। हाँ बिल्कुल। अमेरिका ने सीधे परमाणु ठिकानों पर फोकस किया, जबकि इजराइल ने ईरान की क्या कहते हैं, रक्षा क्षमताओं और उसके कमांड स्ट्रक्चर पर चोट की है। मतलब फैसले लेने की क्षमता पर। हाँ, उन जनरलों को निशाना बनाना शायद सिर्फ बदला नहीं था, हो सकता है इसका मकसद ईरान की प्रॉक्सी सेनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को कमजोर करना भी हो। जैसे हिजबुल्लाह वगैरह। बिल्कुल। अब जाहिर है इतने हमलों के बाद ईरान चुप तो नहीं बैठता, जवाबी कार्रवाई तो होनी थी। हाँ, और हुई भी। 23 जून को अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने कतर में जो अल उदीद एयरबेस है, हाँ, वो बड़ा अमेरिकी बेस है, उसी पर मिसाइलें दागी। खबरों के मुताबिक 6 मिसाइलें बेस पर गिरी, जबकि 13 और मिसाइलों को कतर ने हवा में ही रोक दिया। और इजराइल के खिलाफ भी। हाँ, इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में दक्षिणी और मध्य इजराइल के शहरों पर, जैसे बिरशेबा, तेल अवीव, इन पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। तो ये जवाबी हमले कितने असरदार रहे? देखिए, असर के लिहाज से शायद उतने नहीं, क्योंकि काफी हमलों को इजराइल के आयरन डोम जैसे सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन सांकेतिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, मतलब ईरान ने दिखा दिया कि वो जवाब दे सकता है। बिल्कुल। ये साफ संदेश था कि वो पलटवार करने में सक्षम है और तैयार भी, और इससे जाहिर है तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ये तो एक खतरनाक खेल जैसा लग रहा है ही। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो इन घटनाओं ने पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बहुत बढ़ा दी है। हाँ, हवाई क्षेत्र बंद करने पड़े कई देशों को। बिल्कुल। खाड़ी में तनाव बहुत ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र लगातार कह रहा है कि भाई शांति बनाए रखें, संयम बरतें। और इसका असर क्या सिर्फ इसी इलाके तक है? नहीं, वैश्विक स्तर पर भी चिंताएं हैं। एक डर यह है कि ऐसी घटनाएं उत्तर कोरिया जैसे देशों को अपने परमाणु कार्यक्रम और मजबूत करने के लिए उकसा सकती हैं। परमाणु हथियारों के फैलने का खतरा? हाँ, वो खतरा बढ़ गया है, और अमेरिका के अंदर भी इन हमलों पर एक राय नहीं है। कुछ लोग इसे जरूरी बता रहे हैं ईरान को रोकने के लिए। तो कुछ आलोचना भी कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ आलोचक कह रहे हैं
कि ये राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और इससे एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। ये बहस भी चल रही है कि क्या राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना बड़ा हमला करना चाहिए था। तो अभी क्या स्थिति है? क्या लड़ाई रुकी भी है? फिलहाल हाँ, अमेरिका की कोशिशों से एक संघर्ष विराम लागू है। उसने खुली लड़ाई को तो रोक दिया है, लेकिन ये कितना टिकाऊ है? यही सवाल है। ये स्थिति बहुत नाजुक है, तनाव अब भी बहुत ज्यादा है। मतलब लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है? खतरा तो बना हुआ है, बिल्कुल। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो लंबी बातचीत होनी है, उसका भविष्य क्या होगा, ये भी अभी साफ नहीं है। ये संघर्ष विराम एक तरह से बस एक अस्थायी राहत जैसा लगता है, स्थायी समाधान नहीं। अभी तो नहीं लगता। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका का बड़ा हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर, फिर इजराइल का ऑपरेशन ईरान के सैन्य नेतृत्व और ठिकानों पर, और फिर ईरान का जवाब कतर और इजराइल पर। हाँ, ये मुख्य घटनाक्रम रहा। और अभी एक नाजुक सी शांति है, लेकिन खतरा टला नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि ये देखते हुए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद सिर्फ कुछ महीने ही पीछे हटा है और इलाके में तनाव खतरनाक स्तर पर है, तो क्या ये हालिया सैन्य कार्रवाइयां वाकई लंबे समय के लिए स्थिरता ला पाएंगी, या फिर ये भविष्य की किसी और बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। क्या अनजाने में ये भविष्य में होने वाले किसी और बड़े संघर्ष का बीज बो रही हैं? इस पर गौर करने की जरूरत है।